ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पार्किंसन डिजीज के विषय में। ये बहुत ही कॉमन होता चला जा रहा है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पार्किंसन डिजीज के सिम्टम क्या होते हैं, पार्किंसन डिजीज क्यों होता है, इसकी हम डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और इसके ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। इसके अलावा एक और चीज मैं बताने जा रहा हूं, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमें फोन करता है कि डॉक्टर साहब इसमें फिजियोथेरेपी से कितना बेहतर हो जाएगा। तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट से पूछता हूं कि पार्किंसन की स्टेज क्या है। तो आज मैं आपको वो 5 स्टेज बताने जा रहा हूं, जिसको कि आप बताएंगे तो कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल है, चाहे वो फिजिशियन है या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो आपको बता पाएंगे कि आपका क्या ट्रीटमेंट है और ये कैसे ठीक हो सकता है। पार्किंसन डिजीज एक डिजनरेटिव डिजीज है जो उम्र के साथ धीरे धीरे डेवलप होती चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम उम्र के लोगों में नहीं होती है। ज़्यादातर लोगों में ये 50 साल के बाद डेवलप होती है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस में देखा गया है जहां की 10 से 15% लोगों में 50 साल के कम उम्र में भी देखा गया है, लेकिन उसका कई जगह कारण जेनेटिक रीजन हो सकता है। पार्किंसन डिजीज एक न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें एक ब्रेन का पार्ट होता है सबस्टेंसिया निग्रा, जहां से कि डोपामाइन सिक्रीट होता है। डोपामाइन ब्रेन से सिक्रीट होता है और हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एसिटाइल कोलिन होता है, जिसको कि जो कि मूवमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जब ब्रेन में सबस्टेंसिया निग्रा के टिश्यूज डेड होने लगते हैं तो वहां से डोपामाइन का सिक्रेशन कम हो जाता है। उसकी वजह से हमारे बॉडी के मूवमेंट डिस्टर्ब होने लगते हैं और पार्किंसन डिजीज को अक्सर हम लोग मूवमेंट डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। पार्किंसन के हम 5 सिम्टम बताने जा रहे हैं अभी आपको, जो बहुत ही कॉमनली हर पेशेंट में देखने को मिलता है। बिकॉज पार्किंसन के बहुत सारे सिम्टम हैं, लेकिन ये 5 बहुत ही कॉमनली हैं। तो सबसे पहला सिम्टम होता है ट्रिमर। ट्रिमर का मतलब होता है कपकपी। जैसे आपको अभी आगे मैं बताऊंगा कि जब भी पार्किंसन स्टार्ट होता है तो एक साइड से स्टार्ट होता है। तो ज्यादातर अर्लियर सिम्टम में हाथ में या पैर में कंपन देखने को मिलती है, और ये 2 तरह की होती है। एक होता है फंक्शनल और दूसरा होता है रेस्टिंग। यानी कि रेस्टिंग का मतलब ये हुआ कि आप नॉर्मल बैठे हैं तब भी हिल रहा है, और फंक्शनल का मतलब हुआ कि आप पानी पीने के लिए ग्लास उठा रहे हैं तो कांप रहा है, खाने के लिए प्लेट उठा रहे हैं तो कांप रहा है। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है। सेकेंड सिम्टम है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब होता है कि मूवमेंट को करने में दिक्कत होना, मतलब स्टिफनेस एक तरीके से परफॉर्म करने में। बिकॉज यदि कुछ भी करेंगे तो दोनों तरफ के जो मूवमेंट है ये टाइट हो जाता है। तो रिजिडिटी भी 2 तरह की होती है, लेकिन मूवमेंट करने में दिक्कत होने लगती है। और तीसरा सिम्टम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है एज। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ज्यादातर लोगों में 50 साल से ज्यादा के एज में पार्किंसन डेवलप होता है। ये एक्सेप्शनल है कि 10 से 15% लोगों में अर्लियर होता है, बट एज फैक्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि 4th की मैं बात करूं तो वो है हमारा ब्रेडिकाइनेसिया, यानी कि स्लोनेस ऑफ मूवमेंट। व्यक्ति जब बैठ के उठेगा, जाएगा, एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो उसके एक्टिविटी में आप लोग को लगेगा कि पहले से स्पीड स्लो हो रही। एंड 5th है पोस्चरल इनस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से पेशेंट में स्टार्टिंग में तो कई सारे पोस्चरल चेंजेस दिखते हैं और लास्ट में तो पेशेंट फॉल करने लगता है, गिर जाता है। तो दोस्तों, पोस्चर की यदि मैं बात करूं तो पोस्चर में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होता है कि धीरे से गर्दन झुकने लगती है, पेशेंट का जो शोल्डर है ये पास आ जाएगा, एल्बो आपस में एल्बो मुड़ने लगेगी, रिस्ट मुड़ने लगेगा, इवन देन जो अंगूठा है ये हाथों में सटने लगता है, और धीरे धीरे पेशेंट फ्लेक्शन पोस्चर में जाने लगता है, घुटने मुड़ने लगते हैं। और जब वो पेशेंट चलता है तो पोस्चरल इनस्टेबिलिटी के वजह से उनका जो पैर है वो हील वॉक ना करके टो वॉक करने लगते हैं, बिकॉज उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है और स्टेप्स छोटे हो जाते हैं, जिसके वजह से पेशेंट टो पे चलने की कोशिश करने लगता है और उनका जो गेट है वो फ्रीजी हो जाता है, जिसको हम लोग फ्रीजी गेट बोलते हैं। वो रुक रुक के लगेगा कि इसे फ्रीज हो गया, फिर चलते हैं। इसके अलावा स्टिफनेस भी बहुत कॉमन कॉज है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्किंसन के अर्लियर फेजेस में पेशेंट को नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर में स्टिफनेस,
नी पेन की शिकायत ज्यादातर होती है। दोस्तों, पार्किंसन के डायग्नोसिस के लिए कोई भी केमिकल टेस्ट नहीं है या कोई भी रेडियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है। ये कई बार देखने को मिलता है कि कई बार पार्किंसन से मिलते जुलते कई डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, जिसको रूल आउट करने के लिए हम एमआरआई कराते हैं या फिर कुछ फिजिकल टेस्ट कराते हैं। लेकिन पार्किंसन के लिए स्पेसिफिक कोई भी लैब टेस्ट या फिर रेडियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है। लेकिन सिम्टम के बिहेव पे, क्लिनिकल जो प्रेजेंटेशन है, इसके बिहेव पे इजीली हम डायग्नोस कर सकते हैं कि यह पार्किंसन ही है। लेकिन दोस्तों, पार्किंसन में भी बहुत सारे अलग अलग स्केल्स आए, वर्ल्ड वाइड अलग अलग लोगों ने दिया, लेकिन जो सबसे पॉपुलर स्केल है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें पार्किंसन को 5 स्टेज में बांटा गया। सबसे पहला स्टेज है कि पेशेंट के अंदर पार्किंसन के सिम्टम तो होते हैं, लेकिन वो हर काम कर पाता है, और उस समय ज्यादातर लोगों में पार्किंसन में एक ही साइड इन्वॉल्व होता है। यदि लेफ्ट इन्वॉल्व है तो लेफ्ट है, राइट है तो राइट इन्वॉल्व है। और दोस्तों, एक चीज और बता दूं कि पार्किंसन मेल या फीमेल में इक्वली दोनों जेंडर में पाया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज में एक साइड इन्वॉल्व होगा, पार्किंसन के सिम्टम होंगे, लेकिन फुल्ली इंडिपेंडेंटली वो काम करेंगे और ये माइल्ड की कैटेगरी में हो। सेकेंड स्टेज में पेशेंट पूरा काम करेगा इंडिपेंडेंटली, बट उस समय उसके दोनों साइड इन्वॉल्व हो जाते हैं और इसमें जो वर्किंग की स्पीड है वो स्लो हो जाती है। जो व्यक्ति काम 10 से 15 सेकेंड में करता था, वो व्यक्ति 1.5 से 2 मिनट में वो काम करेगा। यदि मैं थर्ड स्टेज की बात करूं तो वो मिक्स हो जाता है कि वो व्यक्ति खुद से कुछ काम करेगा और कुछ सपोर्ट लेगा, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली हर काम कर सकता है। जैसे कि कुर्सी से खड़ा तो सेल्फ हो गया, बट वॉकिंग वो वॉकर से चल लेगा या स्टिक से वॉक कर लेगा और इजिली अपने काम को कंप्लीट करेगा। ये हमारा मॉडरेट रहता है। जो फोर्थ स्टेज है, जिसको हम सीवियर बोलते हैं, उसमें व्यक्ति काम तो कर लेता है लेकिन काफी हद तक डिपेंडेंट हो जाता है। वॉकर से चलना, एक्टिविटी परफॉर्म करना, लेकिन फुल्ली डिपेंडेंट हो जाता है दूसरे पे और दूसरे के सहारे से ही परफॉर्म कर पाता है। और जो फिफ्थ है, जिसको सीवियर बोलते हैं, इसमें पेशेंट ज्यादातर व्हील चेयर बाउंडेड हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो फंक्शनल स्केल है, इसको यदि आप बता के अपने मेडिकल प्रोफेशन से पूछेंगे तो ज़्यादातर ये स्केल वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो एक आपको अनुमान मिल जाता है कि आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होगा। बिकॉज जो हमारी पार्किंसन डिजीज है, ये प्रोग्रेसिव डिजीज है, ये क्यूरेबल नहीं है। इसको रोकने के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट है। हम लोग ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकल में हमारे ड्रग थेरेपी है, जो मेडिसिन के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेवोडोपा है और कई सारी मेडिसिन है जो अभी रिसेंटली यूज हो रही हैं। पार्किंसन में फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज जैसे पहले मैंने आपको बताया कि बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, पोस्चर आगे की तरफ झुकने लगता है, मसल का पावर कम होने लगता है, कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाती है, चलने में दिक्कत होने लगती है, बॉडी में स्टिफनेस होने की वजह से मसल में टाइटनेस हो जाती है। सेम अलग अलग प्रॉब्लम के लिए फिजियोथेरेपी में अलग अलग एक्सरसाइजेज हैं। जैसे टाइटनेस के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज हो गई, चलने में दिक्कत है तो गेट ट्रेनिंग होती है फिजियोथेरेपी में, ज्वाइंट में जो स्टिफनेस होती है, ज्वाइंट स्टिफनेस के लिए मोबिलाइजेशन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज होती है। इसके अलावा कमर में दर्द, गर्दन में दर्द है तो पेन मैनेजमेंट के लिए बहुत ही अच्छे टेक्निक्स है फिजियोथेरेपी में। तो दोस्तों, फिजियोथेरेपी का पार्किंसन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि पार्किंसन 100% क्यूरेबल नहीं है, लेकिन इसको हम डिले कर सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टेजेस मैंने बताया, स्टेज के हिसाब से किस स्टेज में कौन सी एक्सरसाइज कर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।